प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चूज करना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इससे पिछली क्लास में आपको परमुटेशन सिखाया था। परमुटेशन का मतलब होता है ऑर्डर, यानी किसी चीज़ को अरेंजमेंट करना, यानी जो भी चीज़ें उनको हम दाएं बाएं कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वह व्यवस्था कहलाती है परमुटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि आपको इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों में से आप कितनी तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा इसका फार्मूला। और आइए हम चलते हैं इसके फार्मूले पे। तो आप देखें कि पहला फार्मूला जो है कॉम्बिनेशन का, इसका नाम है NCR। NCR ये एक फार्मूला है जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इस बात को हम अभी समझेंगे, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। सभी लोग लिख लीजिए NCR। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। यहाँ पर जो n है, n हमारा जो है वह है टोटल थिंग्स, टोटल थिंग्स। और जो हमारे पास r है वह r जो है वह है टेकन थिंग्स, टेकन थिंग्स। यहाँ पर आप दो चीज़ें देखेंगे। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू हमेशा r से क्या होगी, बड़ी होगी। हमेशा n की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि n में से हमें 8 चीज़ों को चूज करना है ना। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो हमेशा इसमें से n हमारा टोटल चीज़ है जिसमें से हम कुछ चीज़ों को या सभी चीज़ों को चूज करना चाहते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास बना NCR। NCR जिसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एन टोटल है। देखो टोटल में से अगर हम किसी चीज़ को चूज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग 3 लोग हैं और मुझे 2 लोगों की ज़रूरत है, तो मैं किन 2 लोगों को चूज करूँगा। अच्छा, अगर मान लो मुझे 4 लोगों की ज़रूरत है और लोग ही 3 हैं, तो मैं कैसे चूज कर पाऊँगा, कभी चूज ही नहीं कर पाऊँगा। तो चूज करने के लिए हमारे पास जितनी चीज़ें हम चूज करना चाहते हैं उतनी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम होगा तो कैसे चूज करेंगे। मान लो आप लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों में से मैं 4 लोगों को चूज करना चाहता हूँ, कभी भी नहीं चूज कर पाऊंगा, कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए n हमेशा क्या होगा, बड़ा। एक चीज़ है जिसमें से हमें कुछ चीज़ों को निकालना है, बाहर करना है, सेलेक्ट करना है। आई बात। जैसे मैं मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोगों में से मान लीजिए मुझे 1 लोगों को चूज करना है, तो हमारे पास 3 चॉइस हो गया। हम ए को चूज कर सकते हैं, बी को चूज कर सकते हैं, सी को चूज कर सकते हैं। और 3 में से अगर तीनों को चूज करना है तो मेरे पास केवल एक ही चॉइस है। ये बात हमें कौन सिखाएगा, कॉम्बिनेशन, जिसका फार्मूला है एनसीआर। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम इस बात को और अच्छे समझें तो हमने देखा था कि फैक्टोरियल n जो होता है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट में 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। मतलब कभी भी हम किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो वह उन सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है, उन सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है जो उनको डाउनिंग तक 1 तक पहुंचाते हैं। इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था
कि फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी, फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू सिर्फ 2 इंटू 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू हम 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 है ना। ऐसे आगे आपने देखा होगा, एंड सो ऑन प्रोसेस। द फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कर देते हैं 120, द सेम प्रोसेस। फैक्टोरियल 6 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 720। फैक्टोरियल 8 हमारे पास आ जाएगा या फैक्टोरियल 7 हमारे पास आ जाएगा जिसकी वैल्यू 5040। इसी तरह फैक्टोरियल 8 हम कर सकते हैं जिसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, 40320, यही ना। ऐसे हम इसको आसानी से देख सकते हैं। हमने कल आपको फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू बताई थी, जो भी बच्चे क्लास में रहेंगे, तो मैं फिर नोट करवा देता हूँ। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आप देख सकते हैं 36 और कितना 2880। और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू अगर करना चाहें आप लोग तो ये भी लिख सकते हैं, सेम होता है 36288 और 00 हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद करना था, आप इसको अच्छे से याद करें। हम यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि अगर हम फार्मूले में अपने फैक्टोरियल यूज करते हैं तो फैक्टोरियल को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। नेगेटिव फैक्टोरियल कभी भी नहीं होता। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती, 2 इंटू 1, लेकिन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू आपको याद करना है, आप नोट कर लिए इसको। इसी तरह से इसमें एक वैल्यू और मैंने बताया था आपको कि आप फैक्टोरियल 0 की वैल्यू देख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होता है और निगेटिव फैक्टोरियल होता नहीं है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, हमने बताया था कि कुछ नहीं होना भी एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। तो फैक्टोरियल 0 जो होता है वह 1 होता है। फैक्टोरियल 1 तो 1 है, लेकिन फैक्टोरियल 0 भी क्या है, 1 है। ये वैल्यू हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए सभी लोग, दोबारा से लिख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 4320, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 3628880 और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 3628800। इतना याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा इसी से। बाकी जो बड़े फैक्टोरियल होते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर आंसर हम फैक्टोरियल फॉर्म में छोड़ देते हैं, है ना। अच्छे से आप लोग नोट करेंगे, इस चीज़ को नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन में हमने पहला फार्मूला जो देखा वो फार्मूला हमने कुछ इस तरह से देखा, NCR। हमारा फार्मूला क्या था, NCR की वैल्यू में 3 चीज़ें आती हैं। पहले आता है ऊपर फैक्टोरियल n आता है, नीचे फैक्टोरियल r आता है, उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस r आता है। इस बात को और अच्छे समझने के लिए हम कुछ वैल्यू पर पहले काम करते हैं और हम देखते हैं कि फैक्टोरियल काम कैसे करता होगा। तो जैसे मान लो बच्चों, अगर हमने लिखा, आप देखिएगा, हम लिखा 5, एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं तभी हम समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा 5C2। अगर मैं 5C2 लिखा है तो इसकी अपनी एक वैल्यू होती होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो 5C2 की जो वैल्यू होगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 होगी। ऐसा कुछ होना चाहिए। आप NCR को कंपेयर कर सकते हैं, NCR फार्मूले में इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वह होती है 120 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, और यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6। अब इस तरह से हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करके बता सकते हैं इसकी वैल्यू 10 होगी। तो पहले आप फार्मूला यूज करना सीखें। अगर हमने NCR पढ़ा है, अगर हमने एक फार्मूला पढ़ा NCR ये कहता है इसकी वैल्यू फैक्टोरियल का n होगा, डाउन साइड में फैक्टोरियल का r होगा और एक और वैल्यू इसमें जनरेट होती है n माइनस r। इन 3 वैल्यूओं से हम NCR को जनरेट करते हैं। तो NC2 होगा तो फैक्टोरियल n यानी 5, r की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 यानी 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप जानते हैं 2 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 10 हो सकती है। लेकिन इस कैलकुलेशन को हम और आसान कर सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को समझ करके, और इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं NC1, NC2, NC3 और NC4, हम इन 4 चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। NC1 की वैल्यू जो होती है वह n होती है। NC2 की वैल्यू जो होती है n इंटू n-1 अपॉन 2 होती है। तो बताइए NC3 की वैल्यू क्या होगी? n-1 n-2 और अपॉन में क्या हो जाएगी? नहीं, इसकी वैल्यू 6 होती है। एक्चुअल में आप इस बात को समझिएगा, जिसको आप 2 समझ रहे हैं यह फैक्टोरियल 2 है, और जिसको आप 6 समझ रहे हैं वह फैक्टोरियल 3 है। ठीक, ऐसे ही बताओ NC4 की वैल्यू क्या होगी? अब इस पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं तो NC4 में हमें क्या लिखना पड़ेगा? n लिखिए, n-1 लिखिए, n-2 लिखिए और n-3, और नीचे क्या लिखेंगे बताइए? 24, 4 इंटू 3 इंटू, तो इसमें ना आपको फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा और बड़े इजीली और बहुत जल्दी से आप वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ हम पहले समझेंगे कि ताकि हमें क्वेश्चन में इसको यूज करते समय प्रॉब्लम ना हो। तो इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC1 डायरेक्ट n, NC2 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, n into n-1 divide by 2. The NC3 is equal to, we take the 3 downing term and divide by factorial 3. The similar as if we find the value of NC4, we take the 4 downing term from n and divide by factorial 4, that is equal to 24. It's the same as if you are asking about the NC5. So you can say that is the n to n minus 4 and divide by factorial 5, that is equal to 120. Understood or not? है ना? NC1 that means the only n by 1. NC2 that means the n into n minus 1 divided by 2. NC3 means n minus 1 n minus 2 divided by factorial 3, that is equal to 6. We put direct here 6. And the same as 24, 120, because you know that the factorial 1 is equal to 1, factorial 2 is equal to 2, factorial 3 is equal to 6, factorial 4 is equal to 124, and factorial 5 is equal to 120, and so on. So if you have used the same concept in the previous, if you find asking the question is asking about the find the value of the 5C2 and we find the 10, but now we know that the if you asking about the 5C2, that times we take the only 2 decreasing terms from 5. So first we write 5 and then 5 minus 1, that is equal to 4, and this will be divided by 2. If you solve, that is equal to 20 divided by 2, that is equal to 10. So both are the same answer, but in the second method we calculate fast. If the 5C2, so we take the 2 decreasers 5 and 4 and divide by 2. So we can leave the formula NCR and put the direct value NC2, that is equal to n minus 1 divided by 2. Use this concept and find the values. Okay, so we have the 2 manners. The first basic manner and the second will be the conceptual method. Conceptual method say we take the 2 decreasing order and this will be divided by 2. So easily in the mental calculation we can write 5 into 4 divided by 2, that is equal to 10. No need to use the copy and pen. Now just like if we take some more examples, suppose if we write 10C1, so no need any calculation, direct value is equal to 10. Just like if you are asking if you are the 3 person and I want to choose 1 person, so that is equal to 3C1 and that is equal to 3 men. Choose the A, choose the B, choose the C, है ना? हम ऐसे कर सकते हैं, अगर 10C1 आएगा तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू को हम 10 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 15C1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 15। अगर मान लो हम यहाँ पे 50C1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 50। अगर हम यहाँ पे 100C1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100। अगर हम यहाँ पे 1000C1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1000। So we have find simple way, in simple way any C1 value,
NC1 direct we know that is equal to N. The main concept of the NC1, that is equal to N. We know that the NC1 always equal to N. So in this method we find NC1 is equal to 10, 20C1 is equal to 20, 50C1 is equal to 50, 100C1 that is equal to 100. C1 direct, no use the formula NCR, no use the formula NCR, just note. So we have do the next one. So in C1 you have no any problem. So similar way we have considered some C2 value. Just if you write now 10C2. So dear student, you can usually calculate what is the value of the 10C2. Calculate and tell me the value of the 10C2. 45. So we can put here just like this. If we have the 10C2, so 10 into 9, and this will be divided by 2, and they are the cancel to each other, and we find the 9 4 ja 9 5 ja 45. Okay, so if you write in the 20C2, we find that is equal to 119. Any problem? 20C2, 20 into 19 divided by in the similar process, because we have known the formula of the NC2 provide us the value is equal to n minus 1, and this will be the divided by 2. So you can use this formula in the place of NCR. हो जाएगा? बताइए, एक और बताइए फिर आपको, करिए प्रैक्टिस. 25C2, 25C2, 25C2. That is equal to how much? 25C2. 300. 300 the right answer. A similar process, and we have used this concept. Right now the 25 subtract 1, that is equal to 24, and this will be divided by 2, and after 2 they will find the 12, and multiplication of both, that is equal to 300. So NC2 clear? NC2 is clear. ओके, तो अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो NCR फार्मूला है हम उसको स्किप कर सकते हैं. ठीक, हालांकि फार्मूला हमें याद है, लेकिन हम इस एग्जाम में तेजी से करने के लिए फार्मूले को स्किप कर सकते हैं. C1 की वैल्यू उतनी होती है. C2 की वैल्यू में 2 डाउनिंग टर्म डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज इक्वल टू 2. NC3 की वैल्यू 3 डाउनिंग टर्म एंड डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल 3. अब ऐसे C4 की वैल्यू n minus 1, n minus 2, n minus 3. Take the 4 term and divide by factorial 4, that is equal to 24 and so on ना. अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी सीखिए. आपको एक फार्मूला और हम समझेंगे, और वो फार्मूला है क्या आप देखिएगा. ये जो फार्मूला NCR and that is equal to NCN minus R. इस एक फार्मूले को और हम समझेंगे. हम अपनी सुविधा के हिसाब से NCR को जरूरत पड़ने पर NCN माइनस R लिख सकते हैं. अगर हम एक तरह से और समझें, अगर इन दोनों वैल्यूओं को आपस में सम किया जाए तो R से R कट जाएगा और इसकी वैल्यू N पे पहुंच जाएगी. इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5C2 लिखता हूँ, तो 5C2 की वैल्यू हमेशा और हमेशा किसके इक्वल होगी? 5C3 के इक्वल होगी. आप इस बात को समझिए. 2 + 3 कितना होता है? 5, और टोटल वैल्यू कितनी है? 5.
आप 5C2 कैलकुलेट करोगे तो भी 10 आएगा, और अगर 5C3 भी कैलकुलेट करोगे तो भी 10 आएगा। इस बात को हम करके भी देखते हैं। अच्छा, अगर हमें 5C3 कैलकुलेट करना है तो हम लोग 5C3 कैलकुलेट करना जानते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 5, इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें 4, इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें 3, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 6 से। करेक्ट। सीधी तो ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को देखें सॉल्व करके, तो देखिए 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। तो इसकी वैल्यू हमें कितना मिल गई बताइए? 10। और ये तो आपने पहले से याद देख रखा है, या आपने इसको बना रखा होगा कि अगर हम 5C2 की वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है? 10। तो ये भी 10 है और ये भी क्या है? 10 है। बोथ आर द 10, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इस बात को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 5C2 की वैल्यू भी 10 होती है और 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है। C3 निकालते समय हम 3 टर्म लेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, और C2 निकालते समय हम 2 टर्म लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये बात जनरेट हुई इस फार्मूले से, और ये फार्मूला क्या कहता है? NCR जो होगा वो NCn-R के बराबर होगा। इस बात को हम लोग थोड़ा अच्छे समझते हैं। क्यों अच्छे समझते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 20 और C19, अब बताइए 20C19 को मैं क्या कर सकता हूँ? 20C19 को मैं क्या कर सकता हूँ? तो 20 की जगह 20 रखिए और C की जगह पे C। अगर 20 में से 19 इधर तो बचा कितना? और 20C1 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे 20, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट इस वैल्यू को कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर हम किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटे CR में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ? इस बात का और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा, सपोज करिए हमने लिखा 100C98। अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन 100C98 कुछ स्टेप के साथ हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसको लिख दें 100C2, और 100C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 99, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, तो देखो 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा? मतलब 50 बार में कट जाएगा। 0 आ जाएगा यहाँ पे, 9 5 जा 45, 5 आ जाएगा 4, 45 प्लस 4 49। आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? तो ये जो है हमें NCR NCn-R में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि हम इस बात को अच्छे से समझ सकें। मैं एक बार फिर से दोबारा से दिखाता हूँ। हमने ये बात सीखी, NCR दैट इज इक्वल टू NCn-R। नोट करिए आप लोग वन बाई वन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम इस बात को और समझते हैं। हमने देखा कि कुछ एग्जाम्पल के साथ में अगर 20C19 है तो बहुत सिंपल हम इसको कन्वर्ट करेंगे 20C1 में, और C1 की वैल्यू तो हम जानते हैं। ऐसे हमने देखा कि अगर हमारे पास 100C98 है हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब भी कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको जरूरत पड़ने पर हम छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कैलकुलेशन का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, आई बात समझे? अब देखिए 20C2 100C2 आप क्लियर था, 2 डाउन टर्म और डिवाइड बाई 2। तो अब बताइए ये आपको NCR कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हर चीज़ हमें फार्मूले से नहीं करना है, ठीक, अप्लाइड चीज उठानी है और उससे हमें क्वेश्चन को बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। बताइए एक और चीज़ बता दूँ, एक और चीज़ बता के तब इसमें आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक और कॉन्सेप्ट, और बच्चों हमने लिख दिया, सपोज करिए हमने लिखा NCR
n, बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर ए बी सी 3 लोग हैं और तीनों को चूज करना है तो सिर्फ मैं एक ही तरीके से चूज कर सकता हूँ, केवल ए बी सी को। तो NCN की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। मतलब अगर हम एग्जाम्पल कर लें इसका, और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये कहें कि 10C10, तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 10C10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना? देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो बात को आगे बढ़ाया जाए। NCN इज इक्वल टू 1। 10C10, 10 में से 10 को हमें चूज कर लेना है, तो एक ही तरीका है, सभी के सभी 10 हमारे साथ एक साथ होगी। तो आप इसको नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। लिखते जाइए छोटी छोटी चीज़ों को, वहाँ पे लिखते जाइए, प्रैक्टिस होगा, अभ्यास बनेगा, एग्जाम में टाइम बचेगा। आपको ये सारी चीज़ें साथ के साथ करते रहना है। सोचो यहाँ तक बातें ठीक होंगी, आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ तक सब चीज़ ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब हम एक चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है लाइन। लाइन, ठीक। लाइन में क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये ए पॉइंट है और मान लीजिए हमारे पास ये बी पॉइंट। दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो लाइन बन जाएगी। तो लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट को चूज करना पड़ता है? 2 पॉइंट। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट। लेकिन लाइन को जब भी बनाएंगे तो आप 2 पॉइंट से ही बना सकते हैं। तो इसीलिए लाइन का फार्मूला होता है NC2। लाइन का फार्मूला क्या बनेगा? NC2, ठीक। तो आप इसको नोट करें, लाइन का फार्मूला। लाइन का फार्मूला है NC2, and all of you know that the NC2 that is equal to always n into n minus 1 and this will be divided by 2। तो ये एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं NC2। NC2 मीन्स द n into n minus 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी। आराम से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आप लिखिए। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए देयर आर 6 पॉइंट ऑन अ सर्कल। देयर आर 6 पॉइंट ऑन अ सर्कल। देयर आर 6 पॉइंट ऑन ए सर्कल। देयर आर 6 पॉइंट ऑन ए सर्कल। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन? हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन? आइए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ समझने के लिए, क्योंकि किसी चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सर्कल पे मैं कुछ पॉइंट बना लेता हूँ। जैसे मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट, ये रेंडमली कहीं भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। ध्यान रखिएगा 6 कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं सर्कल पर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे लाइन ड्रॉ करते हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इन पॉइंट के नाम देते हैं ABCD और F। तो आप इसको बहुत ध्यान से, आप इस एक एग्जाम्पल को ठीक से देख लीजिए ताकि फिर आपको आगे दिक्कत ना हो। जैसे हम ए को जो है F से मिला सकते हैं, E से मिला सकते हैं, D से मिला सकते हैं, C से मिला सकते हैं और B से मिला सकते हैं, ठीक है, B से मिला सकते हैं, करेक्ट। तो अगर ए को हम सभी पॉइंट से मिलाएंगे तो कितनी लाइन बन जाएगी? 5 लाइन, 5 लाइन बनेगी। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं, हम बी से लाइन को शुरू करते हैं। अब हम बी से लाइन को शुरू करते हैं। तो बी से देखिए 1 2 3 और कितना, तो बी से हमें कितनी लाइन मिल सकती है? 4 लाइन। अब हम ऐसा करते हैं, इस चीज़ को सी से शुरू करते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं सी से। आइए सी शुरू करते हैं। सी से करेंगे, देखिए 1 2 और 3 मिल गए। अब इसको शुरू करते हैं हम डी से। ठीक, देखिए पैटर्न इसमें इतने अच्छे अच्छे बनते हैं।
क्या आप इस बात को देख के अच्छे समझ सकते हैं? अगर हम डी से इसको बनाएं तो डी से देखो एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, तो डी से मैं बने 2। अब इसको ई से शुरू करते हैं, ई से हम शुरू करेंगे और इसको हम अलग कलर चूज कर लेते हैं जिससे हम इस लाइन को बना सकें। तो अगर मैं ई से बनाना चाहूँगा सपोज करिए, तो ठीक है बनाते हैं। तो अगर हम ई से चूज करेंगे तो देखो ई और एफ को मिला दो, और अब ये सब जगह मिल चुका है बाकी पहले से 1, और एफ से चूज करेंगे तो एफ से कुछ भी नहीं बनेगा, इनको जोड़ दो बेटा। 5 4 9 9 9 और 3 12 12 2 14 1 15, कितनी लाइनें बनी? तो टोटल कितनी लाइनें बनी? 15 बनी, यही तो होता है। तो अगर हमारे पास 6 पॉइंट हैं तो 6 पॉइंट से जो हमने लाइन जनरेट किया, और यहाँ पे हमने एक ही करके देखा भी है, इसलिए हमने कलर अलग रखा है। जैसे इस कलर से 5 है, इस कलर से 4 है, इससे 3 है, और जैसे जैसे कनेक्ट होता जाएगा कि कम होता चला जाएगा। एक पैटर्न बना 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। और इसकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं कि 15 आया, 15 आया, लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ से ना करके और बल्कि हम इस चीज़ को फार्मूले से करते तो क्या होता? तो हम इसको 6C2 जैसा कुछ लिखते, क्योंकि 6 पॉइंट है और 2 पॉइंट लाइन बनेगा। तो 6C2 की वैल्यू के हिसाब से 6 होगा, और फिर क्या होगा? अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। और डिवाइड किससे करेंगे हम? 2 से। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और 5 से जाए कितना हो जाएगा? 15। तो अगर आप 6C2 से करेंगे तो आपके लिए देखिए कितना आसान काम है, और अगर आप इससे करेंगे तो कितना कठिन हो जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ये नंबर सिस्टम से कनेक्ट कर देता है, इसीलिए आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और नंबर सिस्टम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको ये टॉपिक एकदम सेलेक्ट करता है। क्वेश्चन था 6 पॉइंट ऑन ए सर्कल, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन। और क्वेश्चन 1 कहाँ से रहा है? लाइन से तो बन ही जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 1 कहाँ से रहा है? कॉम्बिनेशन से। और कॉम्बिनेशन क्या कहता है? 6C2, एंड द वैल्यू ऑफ द 6C2 इज इक्वल टू, इजीली वी कैन फाइंड। आप इसको नोट करिए अच्छे से, बढ़िया से फिगर वगैरह बना के बढ़िया से आप लोग कॉपी में नोट करिए, यही कॉपी आपको एग्जाम तक साथ देगी। हम इस पर और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर। एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। और हिंदी वर्ड होता है इसका असंरेखीय, असंरेखीय। एक वर्ड इसको जानिए। नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं, या नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में ना हो उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसीलिए आपके क्वेश्चन में सर्कल शब्द का यूज किया गया। इस सर्कल के अगर आप किसी भी 3 पॉइंट को लीजिए और मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। अब सर्कल पे कोई 2 पॉइंट तो कहीं भी रहेंगे तो वो तो सीधी रेखा बनाएंगे, किधर भी रखे 1 पॉइंट, एक किधर भी, तो सीधी रेखा। लेकिन अगर 3 पॉइंट हम एक सर्कल पे किधर भी ले तो उससे हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हम सर्कमफेरेंस पे रख के 3 पॉइंट को कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि भाई पॉइंट तो है लेकिन ये पॉइंट कहाँ पर है? एक रेखा में नहीं है। इसीलिए हम जब यहाँ पर लाइन खींचने की बात करते हैं तो हम नॉन कोलिनियर पॉइंट से करते हैं, और इनसे जो नंबर ऑफ लाइन बनता है, इनसे जो नंबर ऑफ लाइन बनता है वह फॉलो करता है NC2 को। तो अगर आपको सर्कल बना के पॉइंट दे या फिर क्वेश्चन ऐसे कहे, लिखिए देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, there are 10 non-collinear points. How many line can be drawn? How many line can be drawn? How many line can be drawn? 10 non-collinear point है, इसमें हम कितनी लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपके हिसाब से इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 10C2,
और 10C2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 10 × 9 डिवाइड बाई 2। आफ्टर सॉल्विंग वी फाइंड दैट इज इक्वल टू 45। तो आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 45 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी लाइन ड्रॉ होता है वो हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ होता है, करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको कर लीजिए, ये आपका हो गया, क्वेश्चन हो गया और ये फार्मूला हो गया, ये आप समझ गए, एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए, चीज़ों को समझ गए। अगर हम बात को और बढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है हमारे पास n तो पॉइंट है, लेकिन इन n पॉइंट में से कुछ ऐसे पॉइंट हैं, मान लेते हैं कुछ m पॉइंट ऐसे हैं जो कैसे हैं, कोलिनियर है, कोलिनियर है। तब नंबर ऑफ लाइन कितना होगा? हमारे पास n पॉइंट है, इनमें से m पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और तब नंबर ऑफ लाइन कितना होगा? तो हम कहेंगे कि NC2 में से क्या करेंगे, MC2 को सेपरेट कर देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर मान लो ये जो पॉइंट चाहे कितने भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो मिलने के बाद कम से कम वन लाइन तो ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए इसका फार्मूला अब बनेगा नंबर ऑफ लाइन का इन दिस केसेस। अब ऐसे केस में नंबर ऑफ लाइन कितना बनता है आपको बता दूं मैं, इसकी वैल्यू होती है NC2 माइनस MC2 और प्लस 1। ये है नंबर ऑफ लाइन का फार्मूला। देयर आर द n पॉइंट इन विच m पॉइंट आर द कोलिनियर। टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल पॉइंट हमारे पास है n, जिसमें से इन विच m पॉइंट आर कोलिनियर, दैट टाइम्स नंबर ऑफ लाइन। तो लिख लीजिए देयर आर n पॉइंट इन ए प्लेन इन विच m पॉइंट आर कोलिनियर, देन टोटल नंबर ऑफ लाइन। लिखिए देयर आर n पॉइंट, there are n point, there are n point in a plane, there are n point in a plane in which m point are collinear, in which m point are collinear, then total number of lines, then total number of lines। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी NC2 माइनस MC2 प्लस 1। इसका आंसर हो जाएगा NC2 माइनस MC2 प्लस 1। करेक्ट है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। देयर आर 20 पॉइंट इन ए प्लेन, देयर आर 20 पॉइंट इन ए प्लेन in which 5 points are collinear, how many line can be drawn, how many line can be drawn, ये क्वेश्चन बनेगा। there are n point in a plane in which m point are collinear, then find total number of line can be drawn, ये क्वेश्चन है। the value of n is equal to 20, the value of m is equal to 5 and your question is asking about the number of line, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम इसको ऐसे करेंगे 20C2 दैट इज द सब्ट्रैक्ट 5C2 एंड दैट द प्लस 1। तो 20C2 की जो वैल्यू होगी वह 20 × 19 डिवाइड बाई 2, 5C2 की वैल्यू होगी 5 × 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 190 और माइनस 10 और प्लस, इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 181। अब चेक करें, C2 कैलकुलेट करना आपको पहले सिखा चुके हैं, बस अब इसमें ये बात सिखा रहे हैं कि हमारे पास अगर इस तरह का कुछ मामला है जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नॉन कोलिनियर हैं और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कोलिनियर हैं, तो हमारे पास 20 पॉइंट में से 5 पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो लाइन बनने नहीं देंगे, इसलिए हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। कोलिनियर पॉइंट से हम लाइन नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक लाइन बन सकता था, इसलिए हमने लास्ट में 1 प्लस कर दिया और हमने इस पीछे वाले फार्मूले का यूज किया NC2 माइनस MC2 प्लस 1। बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अभी C2 निकालना आपको आता ही है,
20 इंटू अगर 20 C2 वो भी निकाल सकते हैं, 5 C2 आप निकाल सकते हैं। टोटल में से जितने तरीके से नहीं बन सकता उसको माइनस करना है। लेकिन ये सारे पॉइंट आपस में नहीं चाहते हुए भी एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे है ना। कोलिनियर होने पे भी तो एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो 2 पॉइंट के लिए कोलिनियर यूज नहीं होता है। जहाँ 3 4 5 6 जब भी अब 2 से ज़्यादा जैसे पॉइंट आते हैं वहाँ पर कोलिनियर वर्क करता है। तो 2 पॉइंट तो कहीं भी रखेंगे वो तो कोलिनियर ही होंगे, कैसे भी रखेंगे, वो नॉन कोलिनियर का कोई मतलब नहीं होता वहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन को समझ में आ गया कैसे बनाना है। अगर सर्कल में है या फिर साफ साफ दिया गया कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बना देंगे NC2 कर। लेकिन अगर इनमें से कुछ पॉइंट जो कोलिनियर होते चले जाएंगे तो उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। करेक्ट, आई बात समझ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और एग्जाम्पल देंगे जरूरत है इस पर, सफिशियंट है ना इतना? ठीक है, तो एग्जाम्पल कितना भी करवा लीजिए। मैथ में हर एक फार्मूले पे इनफाइनाइट क्वेश्चन जनरेट होता है, कितना भी पॉइंट लेके कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन कर लिया, अब आगे आप कर सकते हैं सेम चीज़। अब हम यहाँ पर जैसे हमने अभी तक नंबर ऑफ लाइन के बारे में बात किया, तो अगली चीज़ हमें पढ़ना बेटा यहाँ पर ट्राइएंगल। ट्राइएंगल किसको बोलते हैं? एक क्लोज फिगर विथ 3 साइड, ये हमने पढ़े अब तक। लेकिन अब हम इस चीज़ को ना पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन द पॉइंट पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या है, वी हैव द पॉइंट ए है, बी है और सी है, ठीक है। वी हैव द 3 पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है। तीनों पॉइंट को जब हम लेते हैं, 3 पॉइंट को हम चूज करते हैं और ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट से कुछ भी नहीं होता है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल का निर्माण होता है। लेकिन ट्राइंगल के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है इसका, वो है NC3। NC3 फार्मूले से हम इस ट्राइंगल को बना सकते हैं, ठीक। NC3 की वैल्यू जो होती है वो होती है, आप देख सकते हैं NC3 की वैल्यू n-1 n-2 वंशिका जी अपॉन में कितना होगा 6 होगा। NC3 आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बना नहीं कर सकते हैं। NC3 यूज कहाँ करना है? फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। आइए समझ, लिखिए लिखिए लिखिए। इन ए सर्कल there are 6 points. In a circle there are 6 points. How many triangle can be drawn? In a circle there are 6 points. How many triangle can be drawn? आंसर तो आप बता दोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 कट जाएगा बेटा, और 5 4 जा सबको पता है। तो कितने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? 20 ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेट कर देखिए आप लोग। लेकिन मैं इन 20 ट्राइंगल को खोज करूंगा, आप मेरे साथ देखिए आप क्या होने वाला है, और मैं इसको सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। हम इसका नाम भी रख लेते हैं A B C D E और F। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे ट्राइंगल फॉर्मेट करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखो ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं। ए पॉइंट को इन्वॉल्व करते हुए पहला ट्राइंगल ये बन जाएगा, दूसरा ट्राइंगल ये बन जाएगा, बन गया दूसरा ट्राइंगल, और तीसरा ट्राइंगल देखो ये बन जाएगा। दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। 3 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक काम करता हूँ,
इस बात को थोड़ा ठीक से करने के लिए मैं यहीं से ही अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ। पॉइंट ए को हर बार इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है, और ए के साथ हमने इन दोनों पॉइंट को किया एक ट्राइंगल बना, लेकिन अब हम ए के साथ अब इस ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, दो ट्राइंगल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के साथ में हम इस पॉइंट को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट बढ़ाया है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को और ए के साथ मर्ज कर देते हैं। आप इस बात को देखते जाइएगा, उसी लाइन के ऊपर लाइन है, लेकिन आपको समझ होगा तीन ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल। ऐसे ही आप देखिएगा और आगे बढ़ा सकते हैं। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। है थोड़ा मुश्किल काम, अगर आप कोई ड्रॉ कर रहा है और इसको समझना चाहेगा, थोड़ा तो है, सिरदर्दी तो है, लेकिन आप समझिए इस चीज़। तो अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं तो देखिए केवल एक ट्राइंगल बन चुका होगा। इसी पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये भी फॉर्मेट हो चुका होगा। ठीक, इसी पॉइंट से आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये भी फॉर्मेट हो चुका होगा ना। तो इस तरह से करने में कोई बच्चा 100% अगर इस मेथड को फॉलो करेगा वो एग्जाम से बाहर चला जाएगा। अभी तो हमने 6 ही पॉइंट दिया है, अगर हम 20 पॉइंट देते तो एग्जाम में खाली एक ही क्वेश्चन होगा, ट्राइंगल ही बनेगा, और वो भी गलत बनेगा। आई बात समझ में। फिर आगे जैसे हमने ए को लिया है, फिर मान लीजिए हम बी को लेंगे। अब बी से जिसके साथ कनेक्ट नहीं है उसको फिर हम कनेक्ट करेंगे आपस में। ए को छोड़ देंगे क्योंकि ए के साथ सबकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, फिर ऐसे हम बारी बारी करते चले जाएंगे, लेकिन एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि एनसीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम बड़े कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 6 पॉइंट हैं, ट्राइंगल बनाना है, 6C3 होगा, इसकी वैल्यू 6, 5 और 4 होगी, और डिवाइड बाई 6 होगी, और कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। और ये सही तरीका है। आप इसे बड़े से बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास n की वैल्यू जो है, मान लीजिए कि 20 है, और 20 पॉइंट दे दिया। 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ये कैसे 20 पॉइंट है, नॉन, ध्यान रखिएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। और इनसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना बनेगा, बना के आप बताइए खुद, मैं बस आपको हिंट कर सकता हूँ। इससे बनेगा 20C3, वैल्यू जनरेट होगी 20 इंटू 19 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 6। 6 से कट जाएगा बेटा 3 बार में, 3 बार में, 3 दूना के 6, 19 छक्का, फिर से 0 लग जाएगा। हाँ 19 पाँचे, हाँ 1440 ट्राइंगल है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, और कोई बच्चा बेसिक से कर रहा है ना, और जिद ही पकड़ लिया कि क्वेश्चन बना के मानूंगा और ट्राइंगल खींच के मानूंगा, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ यही 1140 ही कर पाएगा बस। पूरे मैथ में केवल 2 चीज़ों पर हम काम करते हैं, फार्मूला और कॉन्सेप्ट, फार्मूला और कॉन्सेप्ट। इसलिए मैथ आसान भी है। एक चीज़ समझ में आ गई, जैसे आपने लाइन समझ लिया, NC2 तो ट्राइंगल, NC3 क्वाड्रिलेटरल, NC4 हेक्सागन, NC5 हेक्सागन, अब NC7 कर लीजिए ऑक्टागन, NC8। लेकिन एग्जाम में बस यही लाइन, ट्राइंगल, समटाइम्स क्वाड्रिलेटरल, ये क्वेश्चन नहीं बने अब तक। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। जब इसमें लिख लीजिए, आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, देयर आर n पॉइंट, देयर आर n पॉइंट in which there are n point in which there are
n point in which m points are collinear. There are n points in which m points are collinear. Then total number of triangle. Then total number of triangle is equal to NC3 minus MC3 is equal to NC3 minus MC3. अच्छा +1 होगा कि नहीं होगा? क्यों? एक्चुअल में पॉइंट मिलने के बाद भी एक लाइन तो बना ही ले रहे थे, तो लाइन में तो काउंट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट अगर बहुत सारे आपस में मिलके किसी भी तरह से ट्राइंगल तो बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए अब इसमें आगे प्लस नहीं होगा। आई बात समझ में? एंड द सेम केस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वहां पे हो जाएगा NC4 माइनस MC4 अगर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट ऐड ऑन होता है। और आगे अब कहीं भी +1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, +1 सिर्फ और सिर्फ लाइन में वाले में एक ऐड होता है, और एग्जाम में दोनों ही देगा, जैसे आपसे में 30 बन रहा है और 31 भी देगा, जो सही वाला देगा एक बढ़ा के देगा, पता चलता है कि आप वही एक गलती करोगे और उतने से फिर सारा काम खराब हो जाता है। आप ध्यान रखिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक समय के बाद आपके पास इतनी समझ हो जाएगी कि आप बहुत कुछ जान गए होंगे, तब फिर इस बारे में ध्यान दिया जाता है कि जो है छोटी छोटी गलतियां कहाँ हैं, और वही सिलेक्शन दिलवाता है। अगर आप शुरू से इस बात का ध्यान देके चलेंगे तो आप जो भी एग्जाम में करके आएंगे एकदम सही करके आएंगे, मतलब आपको ये डाउट नहीं होगा घर पे आने के बाद फिर चेक नहीं करना पड़ेगा, कर दिया मतलब सही है। मैथ में ऐसा है संभावना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, इसलिए जो जो काम आपको बताएंगे डेली काम डेली आप अच्छे से करते चलिए, बस तो जो काम रोज करिए, बस अपने आप धीरे धीरे एकदम तैयार हो जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन, There are 25 points on a plane. There are 25 points on a plane. In which 10 points are collinear. In which 10 points are collinear. Then find total number of triangle can be drawn. Then find total number of triangle. Then find total number of triangle can be drawn. सिंपल हो जाएगा, देखो 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर देना, है ना। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई सोचे कि अगर मैं मैनुअल कैलकुलेट करके बताऊं, क्या 6 कट जाएंगे, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 2 जा
अच्छा, दो यहाँ से कटेगा ना तो 4 आ जाएगा, एकदम सही कर। हाँ, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ये जब कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 120। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, 120, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2180। हाँ अब ठीक, यस यस, द राइट आंसर इज द 2180। तो अगर आप ये समझिए कि एग्जाम में अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हम 2180 ट्राइंगल बना के और करके आएंगे तो ये कितनी बचकानी बात है ना। तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला बस सीखना है कॉम्बिनेशन का, और इस कॉम्बिनेशन का फार्मूला हर उस जगह पर यूज होगा जहाँ पर हम चीज़ों को चूज करके बनाते हैं। अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो हम 3 पॉइंट को चूज कर रहे हैं, उनको आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, उनको हम चूज कर रहे हैं। लाइन बना रहे हैं तो हम चूज कर रहे हैं लाइन को। आई बात समझ में? द सेम है जैसे आपने ट्राइंगल को सीखा है, हम क्वाड्रिलेटरल का भी कर लेते हैं। आइए क्वाड्रिलेटरल पर हम बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल लिखिए, क्वाड्रिलेटरल में फार्मूला हमारा बनेगा क्वाड्रिलेटरल का, क्या बनेगा, NC4। एक फार्मूला तो ये बनेगा, और दूसरा फार्मूला बन जाएगा NC4 माइनस MC4। ये दो फार्मूले बनेंगे क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल अगर हम केवल n पॉइंट से खींच रहे हैं और सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट है तब, और अगर इसमें से m पॉइंट कोलिनियर है तब। टोटल पॉइंट n if m points are collinear, if m points are collinear, ठीक। देन नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 10 पॉइंट है 10C4 हो जाएगा, लेकिन 10 में से अगर 5 पॉइंट कोलिनियर होगा तो -5C4 हो जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, लिखिए। There are 10 points in a plane. There are 10 points in a plane. There are 10 points in a plane. How many? There are 10 points in a plane. There are 10 points in a plane. How many quadrilateral can be drawn? अब कुछ नहीं दिया है, मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ध्यान रखिए। How many line can be drawn? How many line can be drawn? लिख लीजिए। तो आंसर हो जाएगा भाई इसका हो जाएगा 10C4, और सोल्यूशन आपको पता है 10 × 9 × 8, रुकिए ही मत, और फार्मूले की जरूरत नहीं आपको, और डिवाइडेड बाई 24, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए 8 से 3 बार में कट जाएगा, और इस 3 से 3 बार में कट जाएगा, 210। ठीक, 210। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिख लीजिएगा। इफ 5 पॉइंट आर कोलिनियर, if 5 points are collinear, if 5 points are collinear, then if 5 points are collinear, then how many line can be drawn? If 5 points are collinear, then how many line can be drawn? क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 10C4 और -5C4। और मैं आपको बताऊं,
अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अभी 10C4 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी, कितना था इसकी वैल्यू 210, एंड 5C4 इजीली कॉल्ड द 5C1 एंड 5C1 इज इक्वल टू एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 205, है ना। कन्वर्ट करना सिखाएगा नहीं बड़ी बात, 5C4 दैट इज इक्वल टू 5C1 आज ही सिखाया था। C4 को हम 1 में करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, अगर कोई भी ऐसा तरीका जो हमारे क्वेश्चन को जल्दी बना रहा है और वो कंफर्टेबली हमारे ब्रेन में सेट हो जा रहा है तो हमें उस चीज़ को यूज करना चाहिए, ठीक है। और बार बार यूज करेंगे तो प्रैक्टिस में रहेगा, नहीं तो फिर 5C4 ही करते रह जाएंगे। तो टाइम बचाना है यहाँ पर, टाइम कैसे सेव करेंगे, छोटी छोटी टाइम को बचाइए, बस एक ही चीज़ को अच्छे से बस सीखना है। तो हो गया हमारा 205 एंड द सेम ऑन इफ यू हैव ड्रॉन द फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट पेंटागन हेक्सागन एक्सेट्रा यू कैन डू द सेम मेथड, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। हाथ मिलाना, हैंड शेक, SH होता है ना, SHAKE या SAKE, SHK। हैंड शेक क्या होता है, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कंडीशन इसमें ये होता है क्वेश्चन में, जितने भी लोग हैं सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोग जरूरत है, इसमें से 2 ही लोग हाथ मिला सकते हैं, और 2 अलग अलग लोग हाथ मिला रहे हैं। जैसे हम 2 अलग अलग पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे हाथ मिलाने के लिए 2 अलग अलग व्यक्तियों को मिलाना पड़ेगा। तो हाथ मिलाने का जो फार्मूला होता है पार्टी में वह होता है NC2। आई बात समझ, तो NC2 से हम हाथ भी मिला सकते हैं, ये हैंड शेक का फार्मूला है। लिख लीजिए आप लोग, लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। इन ए पार्टी देयर आर 20 पर्सन, इन ए पार्टी ऑफ 20 पर्सन। क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख लीजिए एग्जाम में कैसे आएगा। इन ए पार्टी ऑफ 20 पर्सन, each person handshake to each other. In a party of 20 person, each person handshake to each other. Find the total number of handshake. Find the total number of handshake. 20 पर्सन है, ईच पर्सन दूसरे पर्सन से हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको ट्राई करें और बताएं। तो 20C2 and that is equal to 20 into 19 divided by 2 and easily we find the 190. So without pen you can find the answer of the same question. मतलब छोटा छोटा कैलकुलेशन है ना, जैसे इसमें क्या हुआ 2 से 20 कट गया तो सिंपली 10 आ गया, फिर 190 में 10 से मल्टीप्लाई, 19 में 10 से मल्टीप्लाई करके इजीली बता सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम हैंडशेक का फार्मूला लगाएंगे कहाँ पर। तो हमने समझ लिया भाई कि यहाँ पर लगेगा, अगर हम 20 पर्सन हैं और हैंडशेक करना है तो ये कुल होगा 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 2 और ये कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 190। तो यहाँ पर जो कुल हाथ मिलाया गया ना टोटल, तो 190। ये बात आपको समझ में आ रहा है 190 कैसे है। हम बात को और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, फिर से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन था यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ, समझिएगा। मिलने को हम 2 तरीके से मिल सकते हैं, हाथ मिला के या गले मिल के, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 तरह का ग्रुप है, एक X ग्रुप है और एक Y ग्रुप है। यह ग्रुप इस ग्रुप से मिलना चाहता है और यह ग्रुप इस ग्रुप से मिलना चाहता है। पहले क्या होता है कि टोटल लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब क्या है मामला कि इस ग्रुप के कर्मचारी, मान लो ये कोई कंपनी X कंपनी है, तो इस ग्रुप के कंपनी अगर इस ग्रुप से मिलते हैं तो ये लोग आपस में हाथ मिला रहे होते हैं, आपस में इनको हाथ नहीं मिलाना है। मान लीजिए कि इस कंपनी में 5 लोग हैं, A, B, C, D और E, और इस कंपनी में मान लीजिए 3 लोग हैं, मान लेते हैं कि स्मॉल x
स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, और इनको आपस में मिलवाना है। तो इसको आपस में मिलवाने के लिए तरीका यह है कि यह एक्स ए से भी मिले, बी से भी, सी से भी, डी से भी और ई से भी मिले। हो गया ए का मिलना। लेकिन जो काम ए ने किया बी को भी तो मिलना, वाई को भी तो मिलना पड़ेगा। तो वाई भी क्या करेगा, इन सबसे मिलेगा। और इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे कि जेड के मामले में क्या होता है, तो जेड कहता है कि मैं भी इन सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। ये होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता है। तो यहाँ के 5 लोग यहाँ के 3 लोगों से मिलते हैं, तो हर 5 व्यक्ति या 3 व्यक्ति से मिलता है। इसको हम ऐसे ना काउंट करके भाई 5 ये तरीका, 5 ये तरीका, 5 ये 15 तरीका हुआ, 15 बार यहाँ पर मिले लोग। ए द्वारा एक्स वाई जेड से मिलना, बी द्वारा एक्स वाई जेड से मिलना, इस तरह से कुल 15 बातें हो जाएंगी। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 5 × 3, 5 तो कितना हो जाएगा 50। तो यह एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि अगर एक्स टीम वाई टीम से मिलती है तो टोटल नंबर ऑफ जो मीट होगा एक्स और वाई के बीच में वो होता है एक्स वाई। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर एक्स लोग वाई लोगों से मिलते हैं तो इनका आपस में मिलने का तरीका क्या होता है, एक्स × वाई। करेक्ट है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक टीम में 20 लोग हैं और दूसरे टीम में 10 लोग हैं, और इस टीम को इससे मिलना है और इस टीम को इससे मिलना है, तो ये लोग कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, तो 20 × 10, तो कितना मिलना हुआ यहाँ पर 200 बार मिलेंगे लोग, 200 बार मिलेंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। easily we find 200 manner then one group meet to another group। तो दोनों चीज को अंतर समझो। एक ही समूह के लोग इंटरनली आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो NCR लगेगा, मतलब NC2 लगेगा। लेकिन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता है, ऐसे मामले में कुल मिलने का तरीका क्या हो जाएगा, x × y। अब मान लीजिए 3 अलग अलग ग्रुप हो तो x × y × z कर लेना। इस बात को भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, आप इस बात को समझिए। मान लीजिए हमारे पास 3 ग्रुप हैं, सपोज करो ये x ग्रुप है, ये y ग्रुप है और ये z ग्रुप है। मान लेते हैं कि इसमें 2 व्यक्ति हैं ए और बी, मान लेते हैं कि इसमें 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं सी बी और ई, और मान लेते हैं कि इसमें एफ जी एच और आई कितने व्यक्ति हैं। तो इन ग्रुपों में मिलने की कुल घटनाएं कितनी बार होंगी, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, तो कितनी बार ये लोग मिलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात से ये मिलेंगे एक्स वाई जेड बार। या अगर हम इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझें तो यहाँ पर 2 व्यक्ति, यहाँ पर 3 व्यक्ति और यहाँ पर 4 व्यक्ति, तो 4 × 3 12, 12 दूना कितना हुआ 24। तो यहाँ मिलने की प्रक्रिया कुल कितनी बार होगी 24 बार। अब मैं आपको दिखाऊं कि 24 बार कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी 24 बार। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? देखो ए किससे मिलेगा, सी से मिलेगा, ठीक, फिर ए किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, ए किससे मिलेगा, ई से मिलेगा। अब ध्यान समझना, लेकिन यही जो ए है, यही जो ए है ये एफ से भी तो मिलेगा, ये जी से भी तो मिलेगा, ये एस से भी तो मिलेगा और ये आई से भी तो मिलेगा। अभी केवल मैं ए का दिखा रहा हूँ, करेक्ट। और ये जो भाई साहब सी हैं, ये सी ये एफ से मिलेंगे, याद रखना, आप इस बात को ठीक समझना। सी भी क्या करेगा, एफ से मिलेगा, है ना। डी भी क्या करेगा, एफ से मिलेगा, और ई भी क्या करेगा, एफ से मिलेगा। ऐसे आगे मिलते चले जाएंगे। इस पूरी घटना को आप कैसे काउंट कर पाएंगे, अगर मान लो हम इसको करना भी चाहें तो अब देखिए 1 2 3, 3 बार मिलना हुआ, 3 बार इसका मिलना हुआ, 3 बार इसका मिलना हुआ, तो यहाँ तक टोटल मिलना कितना हुआ 6 बार। ये 6 बार समझ में आ गया कौन सा 6 आया होगा, 3 इससे मिला होगा, ये तीनों जगह जाके, और ये तीनों मिला होगा 6 बार। फिर अब ए जाएगा इन 4 लोगों से मिलने के लिए, तो जब ए अपनी लंबी दूरी में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 4 लोगों से मिलेगा, 4 लोगों से बी मिलेगा, तो 4 4 कितना हो गया 8 बार मिलना हो गया। अब किसकी बारी है, इन 3 लोगों की इन 4 लोगों के साथ में, क्योंकि ये लोग तो आपस में मिल चुके हैं और ये इससे मिल चुके हैं, अभी इनका ही तो बचा हुआ है। और 3 लोग आपस में 4 लोगों से कितने तरीके से मिलेंगे बताओ, ये 3 लोग
इन 4 लोगों से कितने तरीके से मिल सकते हैं? अरे 3 इंटू 4 कर दीजिए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से तो मिल रहा है, तो 12 तरीका हो जाएगा। तो 12 और 8 20, और 12 8 20 कैसे हो गया? 6 + 6 क्यों होगा? ए इन ग्रुप से मिलेगा तो 3 ही बार मिलेगा, ये वाले ग्रुप इनसे मिलेंगे, ए इससे 3 बार मिलेगा, इनसे मिलेगा तो 4 बार मिलेगा, तो 4 बार इसका और 3 बार इसका, है ना? 1 मिनट, ए इससे जाएगा 3 बार और ये उससे जाएगा तो 4 बार, तो ठीक तो है, तो 7 बार हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस बी के लिए भी होगा। अगर बी इस ग्रुप से मिलेगा तो बी भी 3 बार मिलेगा, और बी उस ग्रुप से मिलेगा तो बी 4 बार मिलेगा। तीन दूना के 6, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 4 3 12, ठीक है। तो इसमें जो है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़े समय के लिए। इसमें 24 बातें नहीं होंगी फिर। जब हमारे पास 3 अलग अलग ग्रुप एक दूसरे से सभी ग्रुपों को मिलना होगा, एक्चुअल में इसमें पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। एक्स वाई से मिलेगा तो इनका आपस में मिलना एक्स वाई हो जाएगा, वाई जेड से मिलेगा तो इसका आपस में मिलना वाई जेड हो जाएगा, और एक्स अगर जेड से मिलेगा तो इसका आपस में मिलना एक्स जेड हो जाएगा। इसीलिए इसमें एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड काम नहीं करेगा, ये पैटर्न बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर से जैसे ही एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता है उनका आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो जब हमारा पहला ग्रुप, ये पहला ग्रुप इनसे मिल रहा होगा तो एक्स इंटू वाई जनरेट हो चुका होगा। जब यह ग्रुप इनसे मिल रहा होगा तो एक्स इंटू जेड जनरेट हो गया होगा, और जब यह ग्रुप इनसे मिल रहा होगा तो वाई इंटू जेड जनरेट हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ फॉलो होगी, एक्स वाई जेड फॉलो नहीं होगी। हालांकि इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन मेरे मन में एक बात आई तो हमने इसको भी रख दिया कि आप लोग चीज़ों को समझिए। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास पहले ग्रुप में कितने लोग थे? पहले हमारे पास 2 थे, दूसरे में 3 थे, और तीसरे में कितने थे? 4 थे। तो आपका 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 8 20 और 6 26। अब ठीक है, यही 26 हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया। फार्मूला ठीक कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। जब भी एक ग्रुप, एक अलग ग्रुप एक दूसरे ग्रुप से मिलेगा तो उनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यक्स अगर वाई से मिलेगा तो यक्स वाई हो जाएगा, वाई जेड से मिलेगा तो वाई जेड हो जाएगा, लेकिन एक्स और जेड भी तो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 3 ग्रुप की बात करते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं और हम वहीं पर आते हैं जो बात आपको बतानी थी। हमने कहा था कि एक समूह में 20 लोग हैं और दूसरे समूह में 10 लोग हैं, तो इनका आपस में मिलना जो हो जाएगा, इसमें एनसीआर नहीं काम करेगा। ग्रुप का ग्रुप में मिलना मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसी बात पर हमने 2 और 3 ग्रुप की बात समझी है। हम इस बात को और अच्छे समझते हैं और इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टी है जिसमें टोटल 20 लोग हैं, टोटल 20 लोग हैं। इन 20 लोगों में से 12 जो हैं वह मेल हैं, वह मेल हैं, एंड इन 20 लोगों में से ये 8 जो हैं वह फीमेल हैं, ये फीमेल है। कंडीशन ये है कि मेल मेल से मिलता है और फीमेल फीमेल से मिलती है। मिलने का मतलब ये एक दूसरे को हक करते हैं, मेल मेल को हक करता है और फीमेल फीमेल को हक करती है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था यूपीएससी में पूछा गया था, तो यही चीज़ बात को मैं लिंक करता हूँ। लेकिन जो मेल है और जो फीमेल है ये आपस में हैंडशेक करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है।
अब इस मिलने में कुल 3 घटनाएं घट रही है। अगर हक्स की बात करें तो मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, लेकिन अगर हैंडशेक की बात करें तो मेल टू फीमेल। तो आप इस चीज़ को समझो। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर पार्टी में ना कुल 20 लोग हैं ना बेटा, तो इसमें टोटल जो मिलना होगा, चाहे हाथ मिला के मिलो चाहे गले मिला के मिलो, मिल ही तो रहे हो। तो अगर हम इसमें टोटल चीज़ देखें कि टोटल कुल कितना हुआ होगा, एक तो हम यही देख सकते हैं कि 20 लोग पार्टी में हैं तो 20C2 हुआ होगा। 20C2 की वैल्यू यू नो दैट ना, कितना होता है 190। लेकिन इस 190 में हक्स कितने हुए हैं, हैंडशेक कितना हुआ, ये क्वेश्चन है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि देखो मेल अगर मेल को कर रहा है तो ये 12 लोग आपस में तो मिल रहे हैं, और जब भी कोई आपस में मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, जब भी कोई आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 12C2 हो जाएगी। और 12C2 की वैल्यू आप जानते हैं 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, फिर इसको सॉल्व कर जाएगा 66 हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल का, फीमेल 8 तो है आपस में तो मिलेंगे, तो आपस में कैसे मिल सकते हैं, 82 से 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 20। तो आपके पास ना ये दो चीज़ें मिलेंगी इस क्वेश्चन में, एक तो ये 28 मिल जाएगा, एक 66 मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ ये मिलेगा, जब यह ग्रुप इस ग्रुप से मिलेगा तो 12 लोग अगर 8 लोगों से मिलेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा, ये तीसरा मिलना है। और इस तरह से अगर मैं इन सभी वैल्यू को लूँ और देखूँ कि 66 बार मिलना, 28 बार मिलना और 96 बार मिलना, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। ये जो मिलना हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये है मेल टू मेल, ये है फीमेल टू फीमेल, लेकिन जो लास्ट वाला जो है मिलना, ये 96, ये क्या है, मेल टू फीमेल। ये था, इसको जोड़ के आप देखिए, ये पूरी कहानी है। इस बात को समझाने के लिए मुझे वो बात मल्टीप्लिकेशन का बताना पड़ा, क्योंकि एक ग्रुप यहाँ दूसरे ग्रुप से मिल रहा है और इस तरह से यहाँ पर अलग तरह से मिलना हुआ, लेकिन कुल मिलना हमेशा, ये पूरी कहानी आप समझ चुके होंगे इसमें किस तरह से NCR काम करता है, और इसको आप अच्छे से नोट करिए, पूरी डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए हियर आर ए पार्टी ऑफ 20%, लिखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज, हियर आर ए पार्टी ऑफ 20%, हियर आर ए पार्टी ऑफ 20%, 12 मेल and 8 female, 12 male and 8 female, 12 male and 8 female. Male and male hug to each other, male and male hug to each other, female and female hug to each other, female and female hug to each other, while male and female, while male and female are handshake to each other, when male and female are handshake to each other. Find, इसमें दो क्वेश्चन लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ हक, टोटल नंबर ऑफ हक। ये दो क्वेश्चन इसमें मिल रहे थे। दो ही बातें हैं, इंटरनल मिलना तो NC2 लग जाएगा, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अगर अप्रोच करेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 ग्रुप है तो उसमें 3 बार मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बनेगा, XY YZ ZX, वो आप पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन था जिसके लिए हम बात कर रहे थे।
कि हम यहाँ पर 96 कैसे जनरेट करेंगे, तो वो समझना है कि यहाँ पर मेल का ग्रुप अलग है, फीमेल का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलने जा रहा है, और इस तरह से क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश किया हुआ था। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें एक चीज़ और सीखेंगे अभी। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का क्वेश्चन आता है। गिफ्ट में क्या होता है कि हैंडशेक में क्या होता है कि हैंडशेक करते समय दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और दो लोग मिलके एक बार हैंडशेक करते हैं, लेकिन जब तक दो लोग मिलते हैं तब तक दो गिफ्ट बढ़ जाते हैं। कैसे? पहला व्यक्ति दूसरे को गिफ्ट दे चुका होगा और दूसरा पहले। तो गिफ्ट का रूल ये है कि आप पार्टी में जाएंगे, सबके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, और जो भी आएगा वो भी सबके लिए गिफ्ट लेके आएगा। तो यहाँ पर जो गिफ्ट डिवाइड होगा, यानी जो गिफ्ट बटेगा, वो गिफ्ट कैसे बटेगा, इस बात को समझना है। तो गिफ्ट बटेगा कैसे? जो हैंडशेक है उसका डबल। गिफ्ट का मतलब 2 टाइम्स ऑफ हैंडशेक, और हैंडशेक का फार्मूला क्या था बताइए? 2 इंटू NC2। NC2 का मतलब N इंटू N-1 और डिवाइडेड बाई 2 था। इसी दो से ये दो कट जाता है, और गिफ्ट का फार्मूला मिलता है N इंटू N-, ये बन जाता है गिफ्ट का फार्मूला। जितने गिफ्ट डिवाइड हुए ये इसका फार्मूला बन जाता है। कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि जितना भी हैंडशेक होगा उसका डबल गिफ्ट बचेगा, लेकिन फार्मूले के रूप में हम N इंटू N-1। जैसे आपको क्वेश्चन लिखिए, इन ए पार्टी ऑफ 10%, क्वेश्चन लिख लीजिए, इन ए पार्टी ऑफ 10%, in a party of 10%, in a party of 10%, each person provide gift to each other. Each person provide gift to each other. Each person provide gift to each other. Find the total number of gifts distribute in this party. Find the total number of gifts distribute in this party. Find the total number of gifts distribute in this party. ये क्वेश्चन है आप में से किसी बच्चे ने पूछा था, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में कॉम्बिनेशन का है, और आप लोग कॉम्बिनेशन पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन हैज 4 coins in different denomination. What is the number of different sum of money the person can form? तो ऑप्शन दिया गया है 12, 15, 11, 16, ये सारी चीज़ें दी गई है। इसको करने का आपको मैं बहुत एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 4, तो आप 2 के पावर 4 कर लीजिए, और 2 के पावर 4 में से 1 माइनस कर दीजिए। ये फार्मूला होता है जिसको हम इस तरह के कॉइन्स वाले क्वेश्चन पर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा, मैं इसका सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। 2 पावर 4 और -1, 2 पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। 16 में से अगर हम 1 को माइनस कर लें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। इससे अगर मान लीजिए किसी के पास 5 कॉइन्स हैं, किसी के पास कितने कॉइन्स हैं? 5, तो फिर जवाब क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 और -1। 2 पावर 5 में 2 इंटू 2 5 बार करेंगे 32 आ जाएगा, और 32 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 13। तो इसका सोल्यूशन हो गया जो आपके एग्जाम में करके आना है। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। ये क्वेश्चन परमुटेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। आपके पास कितने कॉइन्स हैं? आप यहाँ पर देखिए कितने कॉइन्स हैं? 4 कॉइन्स हैं। 4 कॉइन से आपको अलग अलग तरह से उसको बनाना है मनी, तो आप इसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो एक्चुअल में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं 4C1 तरीके से, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं 4C2 तरीके से। एक एक कॉइन को लेके अलग अलग आप वैल्यू बना सकते हैं।
दो दो कॉइन को एक साथ जोड़ के भी आप वैल्यू बना सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं 4C3 तरीके से, और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं 4C4 तरीके से। ये 4 तरीका हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप चारों को एक साथ लेके वैल्यू बना सकते हैं। 4 ही कॉइन से इससे अलग अलग वैल्यू आपको बनाना है। कितने मैनर्स हो सकते हैं, वो आप कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो जब हम 1 कॉइन चूज करेंगे तब कितना मैनर बनेगा, जब 2 कॉइन चूज करेंगे तब कितना मैनर बनेगा, जब 3 कॉइन चूज करेंगे तब कितना बनेगा, और जब 4 कॉइन चूज करेंगे तब कितना बनेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो 4C1 की वैल्यू तुम जानते हो, आज पढ़ चुके हो तो बता सकते हो। बताओ 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 4C2 की वैल्यू जरा ब्रेन में करके बताओ, 4 × 3/2। तो 4C2 की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, हाँ बताओ। 4 × 3/2 6 हो जाएगा। अच्छा 4C3 को हम 4C1 कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4C1 मतलब 4 हो जाएगी। और 4C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा इसको जोड़ो बेटा, कितना मैंने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना हम कॉम्बिनेशन से ही बना सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन में आप देखने की टाइम टेकन प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो कॉम्बिनेशन का ही। अगर हमारे पास 4 कॉइन्स हैं और हमको अलग अलग से वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो सिंगल कॉइन की हेल्प से वैल्यू जनरेट हो सकती है 4 तरीके से। दो दो कॉइन को मिला के जो वैल्यू जनरेट होगी वो कुछ 6 तरीके से जनरेट हो सकती है। 3 कॉइन को मिला के अगर हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं तो वो हम केवल 4 तरीके से कर सकते हैं, और चारों कॉइन को एक साथ रख के केवल एक तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 + 6 + 4 और +1, जिसका टोटल सम कितना आया 50। लेकिन मैंने इसके लिए आपको एक शानदार तरीका बताया। हमने कहा कि आपको कॉइन्स वाले क्वेश्चन में आप इस बात को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास 4 कॉइन्स है तो हम 2⁴ कर देंगे। तो 2⁴ की वैल्यू 2 × 2 × 2 × 2 16 होती है। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15। तो यहाँ पर भी आप इस टाइम को बचा सकते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट अगर हमारे पास 5 कॉइन है तब कौन करेगा फिर, तो 2⁵ माइनस हमारे पास 10 कॉइन है, जिसमें कौन 1 से लेके 10 तक करेगा। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट करने का तरीका है 2⁻10 दैट इज इक्वल टू 1024 माइनस 1 1023 माइनस हो जाएगा। तो आप दोनों ही मेथड को आप यूज करेंगे। यहाँ पर हमेशा 2 रखेंगे 2⁴ माइनस 1। इसका टेक्निक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो नोट कर लीजिए, आपके कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे ये दोनों आप सीखिए। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में भी कर सकता हूँ। डिटेल में करने का मतलब ये हुआ कि हम क्वेश्चन को एक कॉइन मतलब कुछ कॉइन मान लेते हैं, उससे वैल्यू भी बना के दिखा सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू बन सकती है, लेकिन फिर वो सब चीज़ें जो है थोड़ी बचकाना होगी। डिस्कशन करने के लिए हम कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन आपका काम चल जाएगा इससे।
आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, मैं फिर से एक बार दोबारा से बता देता हूँ और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास तरीका है 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं इसके 15 तरीके हैं। अदरवाइज हम इसका एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं और वो तरीका हमारा ये है कि हम 2 के पावर में 4 करके -1 कर लेंगे। 16 -1 दैट इज इक्वल टू 16। ये इस क्वेश्चन का जवाब। इस बात को मैं और डिटेल में लेके चलता हूँ और मैं आपको समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। आप इसको देखिएगा। जैसे आप एक काम करिए, अपनी मर्जी से कोई भी 4 कॉइन ले लीजिए। तो अगर मुझे 4 कॉइन चूज करना है तो मैं 1 रुपये का कॉइन चूज कर लेता हूँ, 2 रुपये का कॉइन चूज कर लेता हूँ और 5 रुपये का कॉइन चूज कर लेता हूँ और 10 रुपये का कॉइन, कोई भी 4 कॉइन चूज कर लीजिए। तो इस 4 कॉइन से आप कितनी तरह की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप 1 रुपये कर सकते हैं, 2 रुपये कर सकते हैं, 5 रुपये कर सकते हैं और 10 रुपये। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि दो चीज़ों को मिलाइए। जैसे 1 + 2 क्या जनरेट कर सकते हैं, 3। 1 + 5 कितना जनरेट कर सकते हैं, 6। 1 + 10 कितना जनरेट कर सकते हैं, 11। 2 + 5 कितना जनरेट कर सकते हैं, 7। 2 + 10 कितना कर सकते हैं, 12। 5 + 10 कितना कर सकते हैं, 50। ये सब वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमने दो कॉइन्स को लिया। अब मैं 3 कॉइन ले लेता हूँ, 5 2 7 और 1 8। अब मैं इन 3 कॉइन को ले लेता हूँ, या मैंने इन 3 कॉइन को लिया था, अब मैं इन 3 कॉइन को ले लेता हूँ, 2 को छोड़ देता हूँ। तो 10 5 15 और 1 16। ठीक। अब मैं 2 के साथ इन तीनों कॉइन को ले सकता हूँ। तो 10 5 15 और 2 17 हो जाएगा। ठीक। और अब मैं 5 के साथ इन कॉइन को ले लेता हूँ, 3 कॉइन को। तो 10 5 15 और 1 16 हो चुका है। ठीक है। 5 2 7 1 8 भी हो चुका है। ठीक है। 10 11 और 2 ये भी हो सकता है। और लास्ट में सब कॉइन को एक साथ ले लेता हूँ। ये देखिए, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये और डिटेल में जाना पड़ेगा। इसमें हमने केवल सिंगल कॉइन को चूज किया है। इसमें हमने केवल सिंगल कॉइन को, इसमें डबल को, इसमें ट्रिपल को, इसमें चारों कॉइन को लिया है। इसका कुछ मतलब ऐसे हुआ, इसमें चारों कॉइन कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। ठीक। इसमें सिंगल इसमें दो कौन से हैं, तो देखो 1 + 2 है। इसमें 6 कैसे आया, तो 1 + 5 है। इसमें 11 कैसे आया, 1 + 10 है। इसमें 7 कैसे आया, 2 + 5 है। इसमें 12 कैसे आया, 10 + 2 है या 2 + 10 है। 15 कैसे आया, 10 + 5। ऐसे अगर हम इसमें जाएंगे भाई, 8 कैसे है, 3 कॉइन लेना है, तो 1 है, 2 है और 5 है। 16 कैसे होगा, देखो 1 है, 5 है और 10 है। 17 कैसे होगा, 2 है, 5 है और 10 है। 13 कैसे होगा, 1 है, 2 है और 10। इनके अलावा आपको कहीं पर भी कोई और पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है तो आप बताइए। लेकिन क्या इस तरह से करना क्या एग्जाम में सफल तरीका है? कर तो देंगे, हमने कर तो दिया। कुल 15 बैनर्स हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास ये टोटल जो मैनर जनरेट होंगे, ये टोटल जो हमारे पास मैनर जनरेट होंगे, 15 मैनर जनरेट होंगे। ये कुल 15 बातें हो रही हैं। 4 से 10, 10 से 14 और 1 15। ये बात थी क्वेश्चन में, ये कहा गया था ना। लेकिन आप इस क्वेश्चन को बहुत पहले बना चुके होंगे। आपने कहा कि 4 कॉइन्स है, इसलिए 4 का स्क्वायर -1, 15 बात खत्म। 3 कॉइन्स है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 एक कम कर लीजिए। 10 कॉइन है, 10 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप कि कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें और भी हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ना है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रन देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
सही दिखा आपने।